धरू निरंतर ध्यान। जय महावीर भगवान, पावन नाम तुम्हारा, मंत्राक्षर प्यारा। ओ प्रभु मंत्राक्षर प्यारा, मेरी स्वर लहरी पर, मेरी स्वर लहरी पर उठे एक ही तान। जय महावीर भगवान, राग द्वेष विजेता, सिद्धि सदन नेता। ओ प्रभु सिद्धि सदन नेता, क्षमा मूर्ति जगत्राता, क्षमा मूर्ति जगत्राता। सब मिटे सकल व्यवधान। जय महावीर भगवान, अनेकांत उद्गाता, अनुपम सुखदाता। ओ प्रभु अनुपम सुखदाता, जन्म जन्म के बंधन, जन्म जन्म के बंधन तोड़े कर संधान। जय महावीर भगवान, भक्ति भरा मन मेरा तोड़ रहा घेरा। ओ प्रभु तोड़ रहा घेरा, तन में बनकर तुलसी, तन में बनकर तुलसी, करूं सदा संगान। जय महावीर भगवान, जय महावीर भगवान। वर्षा जी आप म्यूट पे हैं। Thank you so much, Nisha ji, for the Mangalacharan, Om Arham. We will move to our next session. Let me call our Honorable President Lakshmipad ji for a few words. Thank you, वर्षा जी। आज ऐसे महाश्रमण जी के चरणों में भावभरी वंदना। और आज एक विशेष दिन है, असाधारण साध्वी प्रमुख आश्रय जी का मनोयन दिवस है, 51वां। उनको भावभरी वंदना। तेरापन प्रोफेसर फोरम के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश कुमार जी, मुनि रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदना। और बेंगलोर में विराजित सारी साधी साध्वियों के चरित्रात्माओं के भावभरी वंदना। First of all, welcome to all of you, those who have spare time on Sunday morning, and also welcome to Dr. Dheeraj Marathi, and also उनके साथ I think Dr. सिद्धार्थ जैन दोनों रहेंगे। और आज का विषय जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, ये सबके लिए प्रासंगिक है, चाहे आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, यंग हैं, ओल्ड हैं, क्योंकि आई थिंक हम लोग जो भी करते हैं, वी ऑल वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और हेल्थ, सब लोग बोलते हैं कि हेल्थ इज अ वेल्थ, सो उसका ध्यान रखना है। तो उसके लिए अगर हम 1 घंटा निकाल के समझ आए कि क्या करना चाहिए, ऐसे तो बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट एग्जैक्टली जो हम लोग क्या रोज कर सकते हैं वो हमको ध्यान में रहे, उसको हम फॉलो कर पाए। आई थिंक इससे हम ये चीज़ आज सीख पाएंगे दोनों ही डॉक्टर से। और दूसरा है कि हमारा जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, शंका का जो समाधान है वो भी मिलेगा। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है इस सेशन से कि मैं जो जैसे जीता हूँ उसमें मुझे कुछ मालूम पड़े कि मेरी कोई त्रुटि है तो समझ में उसको चेंज करना है, वो समझ में आए, या कुछ ऐड करना है, तो आई विल पे फुल अटेंशन कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए। तो मेरी अपेक्षा है कि सब लोग अंत तक बने रहें और समझे कि खुद के जीवन में क्या चेंज कर सकते हैं या कुछ ऐड करना, मॉडिफाई करना। बेसिकली पर्पस है कि सब अच्छी लाइफस्टाइल जिए और हेल्थी रहे। इसी के साथ अपनी वक्तव्य का संपन्न करूंगा मैं। बैक टू यू वर्षा जी। Thank you so much, Lakshmipad ji, for the beautiful words. Now we move on to our next speaker, Priyanka Sethia, for the introduction of our trainer.
Jai Jinendra sabhi ko. I would like to introduce our speaker for the day, Dr. Dheeraj Marothi Jain. Dr. Dheeraj Marothi is a chairman and executive director at the Race Clinic, Ahmedabad. He is the executive committee member of Indian Orthopedic Association. He is also the executive committee member of Indian Arthroplasty Association, India. Dr. Dheeraj Marothi started his medical journey from SPMC Bikaner. He followed it with multiple national and international fellowship, including the prestigious clinical fellowship in knee reconstructive surgery at Lenox Hill Hospital, New York, under the world-renowned arthroplasty surgeon, Dr. C.S. Ranawat, MD, who was one of the original developers and father of total knee replacement surgery. Dr. Marothi also did a super specialization in the field of orthopedics at the University of Dundee, Scotland, UK. Over the last 20 years in orthopedics, he has presented his work worldwide and served as a faculty member and panelist in over 100 national and international seminars and has performed over 15,000 knee and hip replacement surgeries. Some of his awards and accolades, which is a very long list, I'm just reading out a few. He has won the Best Technique Award at GOACon 2014, International Visiting Faculty Award for the Orthopedics course at the University of Dundee, UK, Top 100 Doctors at the SPMCN Alumni by Professor Dr. Madan. And he's also won the TPF Achiever Award in 2017 at the AGM at Therapant Professional Forum, Kolkata. He has won the Best Paper Award, Asia Pacific Arthroplasty Society Conference 2017. He's also won the Samaj Gaurav Award by Desh Aur Vyapar, Surat. We're waiting to hear you from the Healthy Lifestyle, Healthy Ways to Live a Better Life. We welcome you, Doctor. Over to you, Varsha ji. Thank you so much, Priyanka ji, for the wonderful introduction. Now we have our second speaker, Dr. Siddharth ji. So Dr. Siddharth ji is a MS Ortho, DNB Ortho, junior consultant under the guidance of Dr. Dheeraj Marothi Jain sir, and he is under his team. He's working also in the Race Knee Clinic, Ahmedabad. Welcome, Dr. Dheeraj. Welcome, Dr. Siddharth ji. So as you know, in today's world, it is very difficult to take care of our health. We somewhere leave our health behind and move forward to achieve our goals or to work towards our basic needs. But somewhere we forget to take care of our health, and due to this busy lifestyle, in this generation, people are having so many health issues, health problems. So let us just hear from our doctor, what can we do better to make our health easy and live a good lifestyle. Over to you, Dr. Siddharth. You're on mute. Thank you, Varsha ji. जय जिनेन और टीपीएफ बैंगलोर के लिए मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है हमें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा लक्ष्मीपत जी ने कहा कि हेल्थ इज वेल्थ। आज के डेट में हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है ये हम सब जानते हैं, और उसके बारे में हम और क्या कर सकते हैं ये आज हम अगले कुछ मिनट्स में हम देखते हैं। Okay, I hope I am audible. Am I audible and visible to everyone?
Is the screen visible to Yes, everyone? yes, yes. Yes, sir. Yes, yes, we can see. Thank you so much. Once again, thank you to Therapam Professional Forum Bangalore and for this Zoom meeting on healthy lifestyle. अगले कुछ मिनटों में हम हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, अपने हेल्थ के लिए हम और कैसे ध्यान दे सकते हैं ये डिस्कस करेंगे. चलिए आइए शुरुआत करते हैं. आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू डॉक्टर धीरज मरोटी जैन, जो कि मेरे मेंटर हैं रेसनिंग क्लिनिक में. ओके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. सब हम सुनते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है, कैसे कर सकते हैं. तो इस पिक्चर के अगर हम देखें तो सारी शुरुआत यहीं से होती है कि हमारा डाइट कैसे हमें हार्म करता है. हम डाइट के अलावा हम और अपने लाइफ में क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जो कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकता है. तो अपने टॉक को मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि पहले हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई कर सकेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लाइफस्टाइल के बाद हम अपने नीज को, हम जो कि हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है एक तरह का, जो हमारे पूरे शरीर को एंकर करता है, हम उसे कैसे बचा के चल सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे. साथ ही उसे हम जो हमारी टेक्निक है R2R टेक्निक, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसके फायदे क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली हम एक इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे जिसमें कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो टीम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. आज के डेट में हमारे पास इतने सोर्सेस हैं इंफॉर्मेशन के. टेलीविजन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, न्यूज़पेपर, कि कई बार ये एक तरह से ये एक अच्छी चीज भी है कि हमारे पास एट एन इंस्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है. बट समटाइम्स इसका एक दूसरा रिजल्ट है कि हम इतने इंफॉर्मेशन के साथ बॉम्बार्डेड हो रहे हैं कि कई बार हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक रियलिटी है, क्या एक मिथ है, क्या सही धारणा है, क्या गलत धारणा है. खासकर कोविड टाइम्स में ये देखा गया है कि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन, मीडिया का हाइप और इन सब की वजह से एक फियर आने लगा है, एक एंजाइटी आने लगी है, जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रहा है, हम स्ट्रेस में आ रहे हैं. हम स्ट्रेस को अगर हम देखें तो स्ट्रेस का कई बार एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, कई बार एक नॉन साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है. साइकोलॉजिकल कंपोनेंट जो कि एक हमें डिप्रेशन की ओर लेके जा सकता है या एंजाइटी, स्ट्रेस की ओर लेके जा सकता है. वो ओवरलोड हो सकता है, चाहे वो काम का प्रेशर हो, चाहे पर्सनल लाइफ में कुछ ओवरलोड कोई ट्रिगर हो जो कि हमें और पुश कर सकता है इसकी तरफ. कई बार कुछ मेडिकल कॉजेज होती हैं जैसे कि थायराइड की तकलीफ या विटामिन का इम्बैलेंस होना, लो विटामिन B12, ये सभी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जो कि हमें स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, जो हमें उस तरफ हमें डिप्रेशन की तरफ पुश कर सकता है. खासकर फीमेल्स काफी इफेक्ट हो रही हैं इसमें, स्पेशली जो उनका जो पेरीमेनोपॉजल पीरियड होता है, जो 45 से लेके 45 से लेके 55 तक की एज ग्रुप के हैं. जब उनके पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं तब उनमें ये ज्यादा टेंडेंसी देखी गई है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की. तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है. जैसा कि मैंने बताया था कि ये एज स्पेशली वुमेन पॉपुलेशन में, फीमेल्स में, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है. तो इसे हमें ध्यान में रखना है, उसे नजरअंदाज नहीं करना है कि ओवरवेलमिंग को हमारे इफेक्ट कर सकता है. एक एज के अलावा एक कॉज है पुअर स्लीप. मोबाइल फोन्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं, सबके हाथ में हैं. हम सारा दिन का काम खत्म करके घर वापस लौटते हैं,
जिस टाइम पे हमें सो जाना चाहिए, जिस टाइम पे हमें रिलैक्स करना चाहिए, हमारे हाथों में फोन रहता है। और ये पिक्चर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन सीन हो गया है, ये ऑलमोस्ट हर घर में होता है ये, कि हम घंटे 1.5 घंटे मोबाइल फोन लेके बैठे रहते हैं। ये हमारे स्लीप साइकिल को इफेक्ट करता है। जो हमारा एक सर्कैडियन रिदम है, जो बॉडी क्लॉक जिसे हम कहते हैं, उसे इफेक्ट करता है, जिससे कि हमारे अंदर एक स्लीप का डिप्रीवेशन हो रहा है। हम स्लीप कम ले रहे हैं, हम नींद कम ले रहे हैं, जिससे कि हमारा बॉडी जो एक तरह से रिचार्ज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और हमारे अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस और बढ़ रहा है। इसका एक बहुत ही आसान तरीका सर ने निकाला था। वो कहते थे कि बेस्ट है कि आप अपने बेड के पास से जो चार्जर होता है या प्लग पॉइंट होता है, बेड को उससे दूर रखें, तो इससे आपका मोबाइल यूज अपने आप कम हो जाएगा। सेकेंड पिक्चर, इस पिक्चर में जो ये इंसान कर रहा है वो कुछ भी सही नहीं है। ये पिक्चर मैंने इसीलिए डाला है। इसमें अगर हम देखें तो रात के 2 बज रहे हैं, ये टेलीविजन देख रहा है, एकदम पास से सॉफ्ट ड्रिंक्स या अल्कोहल ड्रिंक्स सब खुली हुई हैं, सिगरेट, पॉस्चर इसका सब कुछ गलत है। तो ये हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। मेडिटेशन हमारे कल्चर में बहुत सालों से चला आ रहा है, और आज की डेट में इवन वेस्टर्न साइंस भी ये कह रहा है, साइंटिफिक लिटरेचर इसका सपोर्ट कर रहा है कि मेडिटेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हमें अपने बिजी लाइफस्टाइल से, सब लोग बिजी हैं, हमें अपने बिजी लाइफस्टाइल से लेकिन एटलीस्ट 10 मिनट निकालने हैं ताकि हम मेडिटेशन कर सकें, जिस भी फॉर्म में उसे करें। कुछ लोग उसे योगा के फॉर्म में करते हैं, कुछ लोग उसे भक्ति के फॉर्म में करते हैं, कुछ लोग मंदिर जाके करते हैं, जैसे भी आप करें। लेकिन ये मन को शांत करने के लिए, एंजाइटी स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। सूर्य नमस्कार बहुत 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 फायदेमंद है। आपको विटामिन डी का एक्सपोजर हो रहा है, आपकी स्ट्रेचिंग हो रही है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, तो ये हर तरह से बेनिफिशियल है। जो लोग दूसरे फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे जिम हो गया या जॉगिंग हो गई, तो उनके लिए खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक प्री एक्सरसाइज, एक 5 to 10 मिनट्स का एक वार्म अप सेशन रखें, जिसमें कि जो कि हमारे बॉडी को वापस से प्रिपेयर करती है उस एक्सरसाइज के लिए, उस इवेंट के लिए, उस फिजिकल एक्सर्शन के लिए। वो जरूरी है ताकि इससे हम अपने इंजरीज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, और आगे हम इसे एक्सरसाइज को भी हम लंबा कंटिन्यू कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है उस वार्म अप का। ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिसमें कि अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों की स्ट्रेचिंग हो रही है। ये एक सेकेंड एक्सरसाइज है जो कि आप घर में भी कर सकते हैं। थर्डली, जब हम आगे देखें तो जैसा कि मैं बता रहा था कि योगा जो कि हमारे कल्चर में सदियों से जुड़ा हुआ है, आज की डेट में वेस्टर्न लिटरेचर में भी उसमें माना गया है उसे कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं, और उन्होंने भी अडॉप्ट किया है। और शायद कहीं हम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, शायद या तो टाइम की वजह से या फिर सिंपली इग्नोरेंस की वजह से। तो हमें ध्यान रखना है कि योगा आज की डेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फायदे इसके हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज खासकर कोविड टाइम्स में ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, हर घर में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज भी नॉन कोविड टाइम्स में भी ये एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारी इंड्योरेंस और एक्सरसाइज क्षमता को बढ़ाता है। तो इसे हमें रेगुलरली अपने लाइफस्टाइल में जरूरी है इसे हम अपने इंक्लूड करें। जैसे कि मैं बता रहा था, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, लोग पूछते हैं कि कितने समय के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए डेली, तो क्या इसका कोई टाइम लिमिट है? देखिए, टाइम लिमिट इसका एज सच नहीं होता है, वो हर इंसान के इंड्योरेंस के लेवल पे होता है, उसके फिजिकल कैपेसिटी के ऊपर होता है। लेकिन जो एक जनरली रिकमेंडेड टाइमलाइन होता है वो ये है कि एटलीस्ट हमें डेली कम से कम 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज से हमें फायदे क्या है एक्सरसाइज के, कि ना सिर्फ वो हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाता है, वो हमारे मसल्स को भी स्ट्रांग बनाता है, वो हमारे बोन्स को भी स्ट्रांग बनाता है।
उनमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो हड्डियों की कमजोरी आती है, हड्डियां जो खोखली पड़ जाती हैं, उसे कम करता है, उसे प्रिवेंट करता है, और एक जनरल सेंस ऑफ वेलबींग आता है, यानी हमें अंदर से हमें बेटर फील होता है, जो हमारे स्ट्रेस लेवल्स हैं, एंजाइटी लेवल्स है, उसे कम करता है। इसी से रिलेटेड है हमारा नी जॉइंट। इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। हमारा नी जॉइंट जो है एक शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है, जो कि हमारे सारे शरीर को एंकर करता है। शरीर का वजन सारा नी जॉइंट्स के थ्रू जाता है, और ये नी जॉइंट की प्रॉब्लम्स ही आजकल बहुत कॉमन आने लगी है। तो मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा नी जॉइंट्स के बारे में बोलने के लिए। हमारा नी जॉइंट जो है वो मेनली तीन हड्डियों से बना हुआ है। जो ऊपर जो ये हड्डी है, जो जांग की हड्डी है, जिसे हम फीमर कहते हैं। जो हमारे पांव की हड्डी होती है, जिसे हम टिबिया कहते हैं। एंड लास्टली जो हमारी घुटने की नी कैप होती है, जो ढाकनी होती है, जिसे कि हम पटेला बोन कहते हैं। ये तीनों मिला के हमारे नी जॉइंट बनता है। नी जॉइंट के अंदर जो उसकी सतह होती है, जो ये ग्रीन में दिख रहा है, ग्रीन रंग में दिख रहा है, ये इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। नॉर्मली कार्टिलेज जो होता है वो एकदम स्मूथ होता है, एकदम चिकनी सतह होती है। ये सतह जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जो एज रिलेटेड होता है, एज रिलेटेड जो घुटने में जो डैमेज आता है, उसकी वजह से ये कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, और अंदर जो है, अंदर की जो बोन होती है वो एक्सपोज होने लगती है और आपस में रगड़ खाने लगती है, जिसके कारण की सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। घुटने में जो है, घुटने को कुछ लिगामेंट्स होते हैं, जैसे कि ये घुटने के अंदरूनी साइड का लिगामेंट है, जिसे MCL कहते हैं। ये बाहरी साइड का लिगामेंट है, जिसे LCL कहते हैं। और ये ACL और PCL होता है। कई बार इनमें भी इंजरीज आ जाती हैं, इनमें भी चोट आ सकती है, जिसके कारण कि हमारे घुटने में तकलीफ आ सकती है। इसे हम और आगे देखेंगे। घुटने की जो प्रॉब्लम्स हैं अगर हम देखें तो क्या कुछ लोग उसमें, कुछ लोगों की टेंडेंसी ज्यादा होती है घुटनों की प्रॉब्लम्स में उनमें होने की। तो अगर हम देखें तो इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो लोग में घुटने की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब हम यूजुअली दो तरीके से हम असेस करते हैं कि क्या ये जो टेंडेंसी है प्रॉब्लम्स होने की, ये हमारे हाथ में है या नहीं है। कुछ चीजें जो कि हमारे हाथ में एक तरह से नहीं है, वो है एक हमारी फैमिली हिस्ट्री, यानी जो जीन्स हमें मिले हैं, जो जीन्स हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं, हमें अपने माता पिता से मिले हैं, वो अगर उनमें किसी उस तरह की टेंडेंसी है तो हमारे अंदर भी उस तरह की टेंडेंसी आ सकती है, हमें भी घुटने की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। खासकर जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। सेकंड, एज एक इरिवर्सिबल फिनोमेना है, जो कि हमारे शुरुआत में जो हमारे बोन्स, हमारे सारे स्ट्रक्चर्स यंग होते हैं, विथ एज वो डैमेज होता है, उनमें जो घर्षण होती है, जो वेयर एंड टेयर डैमेज होता है, वो होना ही है। उसे हम 100% प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम उसे कुछ लाइफस्टाइल अपना मॉडिफाई करके, कुछ प्रिकॉशंस लेके हम उसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, जरूर कम कर सकते हैं। इनके अलावा एक हेल्दी नी के लिए कई ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे हाथ में है, जो कि हमारे हाथ में है, जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि मैंने अभी बताया, कि हम अगर स्ट्रेचिंग करें, प्रॉपर वार्म अप करें, जिससे कि हम एक मेजर इंजरी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड एक इंपॉर्टेंट चीज है ओवरवेट। आजकल मोटापा, ओवरवेट होना, ओबेसिटी इतना कॉमन हो गया है, एक तरह का महामारी जैसा हो गया है। ये जो सारा वजन है वो सारा कुछ हमारे स्पाइन और हमारे घुटनों पे आ रहा है, जिसके कारण कि वो ओवरलोड हो रहा है। घुटने जितने ज्यादा ओवरलोड हो रहे हैं, उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें। तो इन्हें अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
मोटापा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन क्या हम इससे बच सकते हैं? बिल्कुल, इनसे बचना एक तरह का सबसे बड़ा टॉपिक हो गया है डिस्कशन का आज का। तो मैं उसी के बारे में कुछ समय लेना चाहूंगा। आप इस पिक्चर में जितनी चीजें देख रहे हैं, ये सारे शुगर रिच प्रोडक्ट्स हैं। आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, अलग नए नए तरह के मफिन्स, और ये जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, रेडीमेड प्रोडक्ट्स, ये सारे शुगर रिच होते हैं। इनका जरा सा सेवन करने से भी हमारे अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, बहुत रैपिडली बढ़ती है, जो कि हमें डायबिटीज और अन्य बीमारियों की तरफ हमें पुश कर सकती है। जंक फूड जो है, सब हम जानते हैं जंक फूड के बारे में, लेकिन फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि उन्हें बनाया इस तरह गया है कि वो हमारे टेस्ट बड्स को वो हमारे इस तरह से इन्फ्लुएंस करे ताकि हमें और उन्हें लेने की इच्छा हो। ये इनके साथ प्रॉब्लम ये होते हैं कि ये बहुत ही कैलोरी रिच होते हैं। इनको कम मात्रा में भी लेने में हमारे अंदर कैलोरीज बहुत आती हैं, जो कि जिसकी कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो होती हैं वो फैट के रूप में हमारे अंदर जमा होती है और हमारा वेट को बढ़ाती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, वेस्टर्न कल्चर का जैसे जैसे हमारे कल्चर पे इन्फ्लुएंस आता जा रहा है, ये सब भी हमारे सोसाइटीज में बढ़ रहा है। इसके बारे में मुझे शायद ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि इनसे जितना बच के रहा जाए उतना बेटर है। चाइल्डहुड, बचपन में चाइल्डहुड, बच्चों की जिद पे आकर हम उन्हें बहुत सारी चीजें खिला देते हैं, केक्स, चॉकलेट्स, लेकिन ये हमें जितना अवॉइड कर सके उतना बेटर है। क्योंकि देखा गया है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी डायरेक्टली कोरिलेट होता है एडल्ट ओबेसिटी से। ये बोलना गलत होता है कि हाँ ये बच्चा है अभी वजन अपने आप कम हो जाएगा, नहीं। चाइल्डहुड ओबेसिटी WHO रिकॉग्नाइज्ड कंडीशन हो गई है आज की डेट में। हम बचपन से ही अगर वेट मेंटेन रखें तो हम एडल्टहुड में भी अपना वेट मेंटेन करना एक ज्यादा इजी होता है। बचपन में अगर ओवरवेट या ओबेसिटी रहती है तो वो एडल्ट टाइम तक भी परसिस्ट कर सकती है, और एडल्ट वेट ज्यादा होने से हम जानते हैं कि उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये एक चार्ट है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि हम क्या क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार कन्विंस करना, क्योंकि कई बार शायद हम भी इनमें इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन हम इनसे जितना दूर रहें, जितना इसे हम मॉडरेट कर सकें, यानी जितना कम कर सकें हमारे अपने डाइट में, उतना बेटर है। व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर के बीच में बहुत कंट्रोवर्सी है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद गुड़ बस बेस्ट होगा। हम अपने डाइट में गुड़ को, अगर शुगर्स, रिफाइंड शुगर्स को हटाकर हम गुड़ अगर लें तो वो बेस्ट होगा। अपने डाइट में फ्रूट्स, जितना वेजिटेबल्स, खासकर प्रोटीन रिच चीजें जितना ज्यादा इंक्लूड कर सकें उतना बेटर है। हमारा एम होना चाहिए कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को हटाकर उससे हम रिप्लेस करें प्रोटीन्स और विटामिन और मिनरल्स से, ताकि हमारा डाइट बैलेंस्ड रहे। ये एक मील प्लान है जो कि हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं अपने जो भी हमारे साथ कंसल्ट करता है। शायद अगर आपके पास अगर आप किसी डाइटिशियन के टच में हैं तो आइए आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये होनी चाहिए कि हमारा डाइट जो है एक वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन्स और विटामिन्स और मिनरल्स होने चाहिए। ये एक डायबिटिक चार्ट है डायबिटिक डाइट के लिए, कब क्या लेना चाहिए। हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का जो कॉन्सेप्ट था वो भी बहुत वैलिड है। हमें एक छोटे छोटे गैप पे हमें छोटे छोटे अमाउंट्स में खाना लेना चाहिए, जिससे कि सडनली हमारे अंदर एक कैलोरी सर्ज, एक ग्लूकोज सर्ज, एक सर्ज ना आए, जो कि हमारे लिए ज्यादा हानिकारक होता है, खासकर डायबिटिक्स में। कुछ नी से रिलेटेड बातें और मैं करूंगा कि महिलाओं का किचन में काफी देर काम होता है, जो कि जैसा कि हम देखते हैं घंटों वो खड़े रहती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर सोचें
तो क्या हमें उतने घंटे खड़े रहने की जरूरत है? तो उसका जवाब है नहीं। देखिए, हम मेजॉरिटी जो अपने हाउस होल्ड काम होते हैं, जो किचन रिलेटेड काम होते हैं, वो हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि किचन के अंदर ही हम एक इस तरह की एक हाई चेयर रखें और मैक्सिमम काम जो है हम उसमें बैठे बैठे करें। बस जब बीच में कहीं जाके देखना हो तो हम जाके उसे देख लें, अटेंड कर लें। इससे क्या होता है कि हमारे घुटनों पे स्ट्रेस कम पड़ता है और हम अपने घुटनों के और लंबा चला सकते हैं, उसका ओवर यूज हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आरओ एल्कलाइन वाटर, ये काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है। ये WHO की भी कई बार गाइडलाइंस आई हैं, इसमें बदली हैं इसमें, बट जो आजकल जो नए जो उनमें उसे मॉडिफाई किया है कि उनमें मिनरल्स की मात्रा रहे। नहीं तो जो पुराने आरओ फिल्टर्स आ रहे थे वो उन्हें इतना ज्यादा फिल्टर कर दे रहे थे कि जो वाटर के अंदर, जो पानी के अंदर जो जरूरी विटामिन और मिनरल्स थे वो सब भी हट जा रहे थे, जिसके कारण कि हमारे अंदर डेफिशिएंसी पैदा हो सकती थी। सनलाइट, सन का एक्सपोजर बहुत जरूरी है। हमारा प्रेडोमिनेटली वेजिटेरियन डाइट होता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास नॉन वेज प्रोडक्ट्स का हमारा इंटेक कम रहता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम डेली सन का एक्सपोजर करें, सन में एक्सरसाइज करें और अपने डाइट में एटलीस्ट मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स का हम सेवन अच्छे से करें ताकि हमारे अंदर विटामिन डी की लेवल्स मेंटेन रहे। अब दूसरी बात आती है कि हम नीज को हम कैसे बचा सकें। हम कुछ ऐसी बेसिक कसरतें हैं जो कि हम घर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स हो गए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो गई, घुटने के नीचे ये रोल रख के घुटने को नीचे प्रेस करने वाली एक्सरसाइजेस हो गई, या कई लोगों के घरों में स्टेशनरी साइकिल्स होते हैं। तो आजकल बहुत सारे एप्स आ गए हैं, आप अपने कैलोरीज को मॉनिटर कर सकते हैं, आप अपने टाइमिंग्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना है ताकि हम घुटने के प्रॉब्लम से बच सकें। एक बहुत ही इजी और बहुत ही एंटरटेनिंग तरीका है स्विमिंग पूल में रोजाना वॉकिंग करना। अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती हो तो भी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इस तरह से पानी के अंदर दोनों रेल्स पकड़ के आपको पानी के अंदर वॉक करना है। तो आप बड़े आराम से वॉक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आती है तब भी कोई बात नहीं, सिर्फ वॉक करना है। इससे क्या होता है कि इससे नॉर्मल वॉकिंग से ज्यादा कैलोरीज आप बर्न करते हैं, क्योंकि आप पानी के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप फ्लो कर रहे हैं। तो इसीलिए आपका ये वेट लॉस प्रोग्राम में भी हेल्प करता है और आपके नीज के जो मसल्स होते हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी टाइप के बारे में बहुत धारणाएं हैं, बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे वेबसाइट्स इसके ऊपर अलग अलग कमेंट्स करते हैं। देखिए, बॉडी टाइप एक ऐसी चीज है जो कि कंट्रोल में है नहीं। हर बॉडी टाइप अलग है, वो हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं। और बॉडी टाइप पीयर प्रेशर में आके बॉडी टाइप को ऑल्टर करना इज नॉट रिकमेंडेड। जो हमारे पास हमारे जीन्स के थ्रू हमारे पास आया है, हमें उसे एक्सेप्ट करना है। और इम्पॉर्टेंट है कि उसे हम अपने आप को हेल्दी कैसे रखें। क्या लोगों के मन में डाउट रहता है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारे घुटने में आर्थराइटिस आ रहा है, तो क्या हमें वॉकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसका सिंपल जवाब है बिल्कुल करनी चाहिए। रेगुलर वॉकिंग बहुत जरूरी है नीज के लिए। वो नीज की मोबिलिटी को मेंटेन रखती है, नीज के अंदर के जो मसल्स हैं, आसपास की जो मसल्स हैं, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो इसका एक बहुत ही क्लियर आंसर है कि यस, नीज की एक्सरसाइज, रेगुलर वॉकिंग आपको करनी चाहिए अगर आपको आर्थराइटिस है भी तो। घर में जो एक्सरसाइजेस जो मैंने बताई अभी, वो सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आर्थराइटिस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और वाटर बेस्ड एक्सरसाइज, ये तीनों ही एक्सरसाइजेस जो हैं डिफरेंट ऑर्थोपेडिक ऑर्गेनाइजेशन है सबके द्वारा रिकमेंड की गई है।
तो इसे हम डेफिनेटली अपने रूटीन में डाल सकते हैं। बॉल बेस्ड एक्सरसाइजेस होती हैं कुछ, ये आपको ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं घर पे, या अगर आप जिम की मेंबरशिप है तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। ये भी बहुत हेल्पफुल होती है, ये हमारे ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेचिंग में काफी हेल्प करती है। ये कुछ और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है जो कि मैंने पहले भी दिखाई, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये एक बॉल, आप एक बॉल को दोनों घुटनों के बीच फंसा के उसे दबा सकते हैं, ये आपके नीज और हिप्स दोनों को हेल्प कर सकती है। तो कुल मिला के अगर मैं समराइज करूं तो आर्थराइटिस में हमें कौन सी एक्सरसाइजेस हमें हेल्प करती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो वो ये रहेगी। वॉकिंग डेफिनेटली रिकमेंडेड, बिल्कुल करिए वॉकिंग, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं आप बिल्कुल वॉकिंग कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि हमें लेवल सरफेस पे वॉकिंग करना है, उबड़ खाबड़ जगह पे वॉकिंग नहीं करना है। जो रास्ते चढ़ाव उतार वाले होते हैं वो उन जगहों पे वॉकिंग नहीं करना है, फ्लैट सरफेसेस पे वॉकिंग करना है। साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे हमारे नीज पे लोड कम पड़ता है और हम काफी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है। चाहे वो स्टेशनरी साइकिल हो, घर में रखने वाली साइकिल, या फिर जो रेगुलर अपनी साइकिल होती है। स्विमिंग अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया है, ये इसमें काफी कैलोरीज बर्न हो सकते हैं, हमारे वेट को भी हेल्प करता है और हमारे नीज को भी हेल्प करता है। वॉकिंग के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमेशा अच्छे क्वालिटी के स्पोर्ट शूज पहन के वॉकिंग करिए। ये बहुत जरूरी है कि वो पैडेड हो, बहुत बढ़िया उनमें स्पंज हो, ताकि हमारे घुटने पे जो प्रेशर पड़े वो कम पड़े। घुटनों के प्रॉब्लम्स के लिए कई अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे हमने बात की, मेडिसिन कुछ आती हैं, कुछ इंजेक्शंस आती हैं, जिनके बारे में मैं अभी एक एक करके बताऊंगा। तो ये जैसे कि हमने घुटने का देखा कि कैसे आर्थराइटिस जो है अफेक्ट करता है घुटने के जोड़ को, जिसमें कि घुटने की जो कार्टिलेज वाली परत होती है वो घिस जाती है। तो घुटने के आर्थराइटिस को अगर हम समझना चाहें तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक अर्ली स्टेज होता है जिसमें कि हल्का घिसाव होता है, एक मॉडरेट स्टेज या मिड स्टेज कह लीजिए उसे, जिसमें कि काफी घिसाव शुरू हो जाता है। लेकिन ये दोनों स्टेजेस जो भी हैं, अर्ली और मिडिल स्टेज, इनमें जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो गए, मेडिसिन हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, ये सब काफी बेनिफिशियल होता है। तो इनके बारे में हम और कुछ बात करेंगे आज। आर्थ्रोस्कोपी के बारे में बात होती है, हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी होता है, ये सारे ट्रीटमेंट फॉर्म्स हैं जो कि आर्थराइटिस पर से के लिए रिकमेंडेड नहीं है। आर्थ्रोस्कोपी आप अगर आप जाना चाहें तो स्पोर्ट्स इंजरीज अगर होती हैं, लिगामेंट की इंजरीज होती हैं, तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। बट आर्थराइटिस पर से, सिर्फ अगर आर्थराइटिस के लिए अगर हम सोचें तो नहीं रिकमेंडेड। एचटीओ सर्जरी जो है, पुराने जमाने में जिसको हम हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी कहते थे, जिसमें कि हम घुटने का अलाइनमेंट सीधा कर देते थे, वो एक आउटडेटेड सर्जरी होते जा रही है आज की डेट में, क्योंकि हमारे पास बेटर ऑप्शंस आ गए हैं। अर्ली आर्थराइटिस या मिड स्टेज आर्थराइटिस को हम कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोसामीन होते हैं, हाइड्रोनिक एसिड होते हैं, इन सब के, ये बेसिकली न्यूट्रिसिटिकल्स हैं, ये इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो इनका हम सेवन कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनका काफी लंबे टाइम तक हमें लेना होता है, जिससे कि हमें असर दिखे। शॉर्ट ड्यूरेशन में ये अपना असर नहीं दिखा पाते हैं। घुटने की एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ मोडालिटीज होती हैं, जैसे आईएफटी हो गई, अल्ट्रासाउंड थेरेपी हो गई, जो कि काफी इफेक्टिव होती है अर्ली स्टेजेस में। इंजेक्शंस का भी चलन है आजकल, लेकिन ये कितना हेल्पफुल है आज की डेट में, घुटने के अंदर के इंजेक्शंस टेम्पररी रिलीफ आपको दे सकते हैं, लेकिन साथ में हमें इनके साइड इफेक्ट्स का भी ध्यान रखना होता है। कई बार घुटने में सूजन या रिएक्शन पैदा हो सकता है, तो जनरली हम इसे हमारे सेटअप में अवॉइड ही करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरे मीन्स हैं जिससे कि हम उसको, घुटने की आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि एचटीओ सर्जरी, जिसमें कि हम
घुटने की अलाइनमेंट को सीधी कर देते हैं, टेढ़े हुए होते हैं। आज की डेट में ये धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रही है। क्या एज जो है एक रिस्ट्रिक्शन बन गया है किसी भी तरह की सर्जरी के लिए? तो मैं वो कहूंगा कि नहीं, एज अकेला कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है जब तक कि हम मेडिकली फिट हैं। अगर हम मेडिकली फिट हैं तो कोई भी एज हो, या तो यंग एज हो या कोई बहुत ज्यादा एज हो, वो जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी सर्जरी के लिए। R2R टेक्निक का यही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। रिसेंटली हमने 97 ईयर ओल्ड में भी ये सर्जरी की थी, इसीलिए ये काफी सराहा गया था इस चीज को। आइए हम डॉक्टर धीरज मरोटी सर से ही कुछ सुनते हैं इस R2R टेक्निक के बारे में। नमस्ते, डॉक्टर धीरज मरोटी जी। सिद्धार्थ, साउंड क्लियर नहीं, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, आप वीडियो की वॉइस क्लियर नहीं है। ओके ओके कंटिन्यू करो आगे। ओके ओके। R2R टेक्निक का बेनिफिट यही रहता है कि हम इसमें कोई ना कमर में कोई ट्यूब्स लगती है, ना घुटने के दौरे को, घुटने में ब्लड के सप्लाई को रोकना पड़ता है, इसमें ना घुटने में कोई ट्यूब लगती है। ये सारी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि पोस्ट ऑफ पीरियड में भी पेशेंट जो है कंफर्टेबल रहता है। आज के डेट में अर्ली आर्थराइटिस के लिए यूनिकॉन्डाइलर नी आर्थराइटिस भी आ गया है, जिसमें कि जब अगर घुटने का अगर सिर्फ एक कंपार्टमेंट घिसा हुआ हो तो हमें पूरा घुटने बदलने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसका एक हिस्सा बदल सकते हैं और हम एक मेजर सर्जरी, एक बड़ी सर्जरी से हम बच सकते हैं। एडवांस्ड अगर आर्थराइटिस हो गए हैं, अगर घुटने के दोनों ही कंपार्टमेंट अगर इफेक्ट हो गए हैं, तब हमें एक टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। ये एक, जैसा कि मैं बता रहा था कि आज की डेट में एज इज नॉट अ क्राइटेरिया। एज कोई फैक्टर नहीं रह गया है कि कब हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। ये प्योरली डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना सिम्टोमेटिक, अगर मेडिकली फिट है तो ये किसी भी एज में किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है R2R टेक्निक का। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये एक बहुत ही यंग पेशेंट है, यंग मदर है, 33 ईयर ओल्ड, लेकिन इसे एक सीवियर फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस था, जिसके कारण इनका चलना फिरना बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गया था। इतना तक कि घर में भी चलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बड़ी मुश्किल से ये चल पाती थी। आप देख सकेंगे कि कितने बेंड हो गए हैं इनके दोनों घुटने और कितनी मुश्किल से ये चल पा रही है। इनके दोनों घुटनों की सर्जरी हमने की थी, दोनों घुटने रिप्लेस किए थे R2R टेक्निक से, और ये डे 1 ऑफ सर्जरी दिन में हुई थी और शाम को हम रिजल्ट देख सकते हैं। कंफर्टेबली, बिना पेन के, मिनिमल सपोर्ट के चलना शुरू हो गया है। ठीक उसी तरह अब ये दूसरे अगर एक्सट्रीम को अगर हम देखें तो ये साहब हमारे यहाँ थे, 80 की एज थी और मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे, हार्ट के, किडनी के, थायराइड के। कई जगह इनकी सर्जरी रिफ्यूज हुई थी। इनकी इवन पहले यूएस में काम करते थे, यूएस में भी इन्होंने सबने इन्हें मना कर दिया था, ये कह के कि इनके घुटने बहुत डैमेज हो गए हैं, बहुत मेजर सर्जरी लगेगी और इनका शरीर सह नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं बिना सपोर्ट किए चल नहीं पा रहे थे, बेड बाउंड हो गए थे। जैसा कि एक्सरेज में भी आप देख पा रहे हैं, इनकी भी हमने सर्जरी बहुत सक्सेसफुली की थी R2R टेक्निक से, और ये सर्जरी से 2 महीने बाद की पिक्चर है। इन्होंने अपने घर से ये व्हाट्सएप करके वीडियो में भेजी थी। आज ये कंफर्टेबली वॉक कर पा रहे हैं मिनिमल सपोर्ट से। तो
कुल मिला के मेरा कहना है कि एज आज के डेट में कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया है कि यंग एज है या बहुत ज्यादा एज है तो क्या हम नी रिप्लेसमेंट हमें नहीं करवाना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट मेडिकली फिट है तो इट इज सर्जरी इज पॉसिबल एट एनी एज। बाकी सर्जरीज में जो है जैसे ड्रेन पाइप लगती है वैसा हमें नहीं लगाना पड़ता है, इसीलिए इमीडिएटली सर्जरी के 3 घंटे के बाद भी पेशेंट बड़े कंफर्टेबली चल पाता है बिना किसी परेशानी के। ये एक दिन में जब हमारे 8 पेशेंट्स ऑपरेट हुए थे ये तब की है ये। अगर रिजल्ट्स की बात करें, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की, तो एक रिकवरी पीरियड हो जाने के बाद इनके रिजल्ट्स बेस्ट हैं। आप फंक्शन इनका आप फंक्शन देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि हालांकि हम घुटने फोल्ड करके जमीन पे बैठने के लिए मना करते हैं, लेकिन जब कई बार लोग इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ये फायदे हैं, कई लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो घुटने कितने मोड़ पाए, तो सब कुछ सारा घुटने का सारा मूवमेंट वापस आ जाता है इस टेक्निक से। हिप और नी हुआ था, हाल फिलहाल में इनका भी, साध्वी जी का, रतन श्री जी का भी हमने हिप रिप्लेसमेंट किया था। तो R2R टेक्निक क्या है? इससे हमारा रिहेबिलिटेशन यानी रिकवरी बहुत जल्दी होती है और हम जल्दी एक्टिव हो सकते हैं। पुराने जमाने में जब 15 से 20 दिन लग जाते थे एक सर्जरी में आपको हॉस्पिटल स्टे के लिए, आज के डेट में वो कम होके 3 दिन हो गए हैं, घट के 1 दिन हो गया है, और हमारा एम है कि ये एक दिन डे केयर सर्जरी बन जाए। इस तरह से हम स्पेस सूट्स पहन के ऑपरेट करते हैं। कोविड टाइम से हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि ये सर्जरीज आज की डेट में सेफ है और हाईली सक्सेसफुल सर्जरीज है। हमारे मल्टीपल सेंटर्स हैं, ओपीडी सेंटर्स हैं कई जगह, अराउंड 15 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आज के डेट में लीगल कर दी है, तो हम भी फ्रीली अब कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन या वीडियो कंसल्टेशन पे, और प्रिस्क्रिप्शन आपको इशू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बून हुआ है। कोविड ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत फास्ट कर दिया जो कि काफ़ी पहले ही हो जानी चाहिए थी, और आई एम वेरी ग्लैड कि फाइनली ये डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया। थैंक यू एवरीवन। I think हम क्वेश्चन आंसर सेशंस ले सकते हैं। Thank you so much, Siddharth ji, for this wonderful session. I think audience के लिए आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो या तो आप चैट बॉक्स पे टाइप करके भेज सकते हैं या डायरेक्टली आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। We have both Dr. Siddharth and Dr. Dheeraj ji. जय जिनेंद्र। सिद्धार्थ आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें। जी सर। Excellent talk by Dr. Siddharth, very nicely. Very short notice पे उन्होंने अच्छा प्रिपेयर करके प्रेजेंट किया। He covered almost all the things. फिर भी लक्ष्मीपत जी मालूम पूछिए क्वेश्चन आपका। मेरा तो बहुत आई थिंक बहुत साधारण क्वेश्चन है। पहले तो प्रेजेंटेशन काफी समझ में आ गया, पर बहुत क्वेश्चन है। एक तो है कि हमारे इंडियंस में हमको बैठने की आदत है ये पालथी मार के, और मैंने सुना डॉक्टर से कि पालथी मारना इज नॉट गुड आइडिया। इज इट दैट? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए काफी सारे मिसकंसेप्शन अपने कम्युनिटी में चलते हैं, मिथ्स चलते हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, यदि किसी को आर्थराइटिस है, मतलब घुटने में दर्द शुरू हो गया है, उनको लंबे समय तक, जैसे मैं ऐसे बोलूं अपने सामायिक वगैरह करते हैं, तो
अपने बड़े बुजुर्ग है वो 4-4 सामायिक साथ में करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि एक स्टेज में लंबे समय तक नहीं बैठना है। ओके, इट डजंट मीन कि आपको पलाथी मार के नहीं बैठना है, आप पलाथी मार के बैठ सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए लंबे समय तक नहीं बैठना है जिनको आर्थराइटिस है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है ये हम उन्हीं लोगों के लिए बनाया जिनको नी प्रॉब्लम है। कल कल इस प्रेजेंटेशन के बाद में लोग कह देंगे मैं किचन में खड़े होके खाना नहीं बनाऊंगी, तो नहीं करना है ऐसा, वो आराम से कर सकते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि जो मैंने सुना है और कहीं पढ़ा भी होगा शायद, कि जब आपके घुटनों में आवाज आने लगे, जब उठते हो बैठते हो ऐसे आवाज आती है कुछ अलग से, तो उसका इंडिकेशन इज दैट इंडिकेटिंग दैट कि आपको का या तो D3 का कमी है या BTL का प्रॉब्लम है, कोई इंडिकेटर है क्या? नहीं, क्लिकिंग साउंड इसको कोई मैटर नहीं करती है। वो Okay. क्लिकिंग साउंड कार्टिलेज डैमेज है ये रीजन नहीं होता है, कोई और रीजन से भी क्लिकिंग साउंड आ सकती है, उसको इससे कोरिलेट नहीं करना चाहिए। नी का पेन है तो उसमें चलने में प्रॉब्लम होगी, सीढ़ी उतरने में मेनली प्रॉब्लम होगी, दैट्स द फर्स्ट इंडिकेटर। सेकंड इंडिकेटर होता है धीरे धीरे नी की बोइंग शुरू हो जाती है, मतलब घुटने टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि यदि ऐसी चीजें हो रही है तो हमें समझना है कि प्रॉब्लम शुरू हुई है। जैसे लंबा खड़ा रहना है, 2 घंटे खड़े नहीं रह पाते, कहीं शॉपिंग में जाते हैं, क्योंकि शॉपिंग में आजकल बैठने की जगह नहीं होती, तो वो एक फर्स्ट इंडिकेटर आ जाता है फीमेल्स के लिए, क्योंकि 2 घंटे भी शॉपिंग करनी है और वो खड़े नहीं रह पाती है, इट मींस इट्स स्टार्टेड, आर्थराइटिस इज स्टार्टेड लाइक दैट। ओके, थैंक यू। एक प्रश्न आया स्क्रीन पे। So we have question which I'll read it out one by one. How to protect the cartilage being damaged? देखिए, उसके लिए तो हमारा पूरा प्रेजेंटेशन कैसे कैसे प्रोटेक्शन रखना है, वो आप शायद रिकॉर्डिंग पे मिल जाएगा, तो वो चीजें आप केयर करें। दूसरे में यदि आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हुई है, हो रही हो, तो आपको कम से कम चढ़ना उतरना चाहिए, लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी। ओबेसिटी है, ओबेसिटी का ध्यान रखना है आपको। Okay, I think that answers your question, Zangshu. Next question we have is, are alkaline water or hydrogen water is really helpful for digestion activeness, as its machinery cost around 2 to 4 lakhs? देखिए, एल्कलाइन वाटर डेफिनेटली हेल्पफुल है, लेकिन डाइजेशन के लिए हेल्पफुल नहीं बोल सकते, इसे ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिट है। डाइजेशन के लिए तो हमें एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है। तो मेरा ये मानना है कि यदि एल्कलाइन वाटर लेते हैं उसको धीरे धीरे परसेंटेज में बढ़ाएं, इमीडिएट आफ्टर मील एल्कलाइन वाटर नहीं लेना चाहिए। Thank you. Next question we have, does climbing stairs help knees stay problem free for a longer time? मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा मेरे प्रेजेंटेशन में। जो लोग रेगुलर बेस पे यंग एज से वॉकिंग कर रहे हैं, क्लाइंब स्टेयर्स कर रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मिडिल एज मतलब 35-40 में आके कोई भी जुम्बा या कोई एक्सरसाइजेज करते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। सडनली आप मिडिल एज में कुछ भी शुरू नहीं करें, जो कि आज का ट्रेंड हो गया है बड़े में, स्पेशली लोग ऐसा एक्टिविटीज में ज्वाइन करते हैं अराउंड 40s में, वो नहीं करना है आप। Okay, so we have our next question. जब बैक पेन होता है तो एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या, क्योंकि बैक पेन समटाइम्स गिव मोर पेन व्हेन यू एक्सरसाइज। देखिए, यूजुअली हमें एक्सरसाइज डॉक्टर के एडवाइस पे ही फिजियोथेरेपिस्ट से करानी चाहिए, पहली चीज, क्योंकि सो मेनी टाइम्स कोई इनिशियल प्रॉब्लम हो और आप उसको एग्रीवेट कर देते हैं रॉन्ग एक्सरसाइज से।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी हमने सिंपली जो बैक के लिए एक्सरसाइजेज कर सकते हैं हमने प्रेजेंटेशन में दिखाया है, उससे आपका बैक एक रिलीव हो जाएगा। बट if you have spondylolysis or listhesis, you never know कि आपका अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कंसल्ट कर देते हैं हम लोग। आपका टीपीएफ का नाम लेके देंगे तो हम करके देंगे उनको, कोई चिंता नहीं। Okay. Okay, we have more questions. How do we get rid of work from home fatigue? Sorry, missed. How do we get rid of work from home fatigue? आजकल work from home चल रहा है, long Yes, hours. yes, got it. So we have to take in between rest for minimum 30 seconds. Mainly work from home, you feel problem in cervical. So you can do cervical exercises during work as well. So your muscle will get relaxed. Otherwise, because continuous, not only work from home, kids nowadays studying at home, long lecture series going on. So everyone is suffering from work from home. So studying as a major problem, and definitely we have to take care of ourselves. Back stretching and cervical, both the exercises you should do at home in between. Okay. Thank you, sir. I have a question. What will be the typical health situation in future? What will be the long-term health impact on those who have been impacted by COVID, physically, mentally, whether they had COVID infection in the past? What are the long-term side effects on COVID vaccines? देखिए काफी लंबा और डिफिकल्ट क्वेश्चन है और जिसका आंसर डॉक्टर्स के पास में भी नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, गूगल भगवान ज्यादा बता रहा है सबको, और मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे से मेरे पेशेंट ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स काफी हैं। इंडिया का फर्स्ट केस रिपोर्ट मैंने किया था, अपनी समाज की एक लेडी थी जिसने स्टेरॉइड लिया था, हिप का एवीएन हुआ है, और वो केस मैंने पब्लिश भी किया है। वो कोविड की वजह से हुआ था। तो हिप रिप्लेसमेंट और हिप की प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड, तो इसे बोलते हैं एवीएन, एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो एवीएन के चांसेस बढ़ेंगे। इंडिया में प्रीवियसली एवीएन सिकल सेल डिजीज और अल्कोहल इंड्यूस्ड ज्यादा होती थी यंग लोगों में, लेकिन आफ्टर कोविड जो पहला सिम्टम आ रहा है वो है आफ्टर स्टेरॉइड ट्रीटमेंट, लंबे समय तक हैवी डोज पे जिसको स्टेरॉइड लिया है उसका साइड इफेक्ट से एवीएन हिप होने का चांसेस रहता है। तो हर किसी को, मेरे पास में अभी भी पाइपलाइन में 20 से 25 पेशेंट्स है जिनको हमने कंजर्वेटिवली मेडिकल ट्रीटमेंट विटामिन D3 और इस सब से ट्रीट कर रहे हैं। तो हमें इस प्रेजेंटेशन और ये सोशल मीडिया और आपके जैसे प्लेटफॉर्म से ये बात कहना है, यदि किसी भी पोस्ट कोविड में यदि किसी को भी हिप पेन होता है तो इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट चालू कर दे। तो उसका बेनिफिट ये रहेगा कि हम सर्जरी को लिंगर ऑन कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें हिप में पेन हो, ऐसा लगे कि ये कोविड में ये मेरे को प्रॉब्लम हुई है, तो हमें उसका ध्यान रखना। Okay. I think that answers. और जो जहाँ तक थर्ड वेव की जो चल रहा है वो ज्यादा सीवियरिटी नहीं है, तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। और वैक्सीन के साइड इफेक्ट है या नहीं है वो फ्यूचर बताएगा, लेकिन हमें सबको लेना ही है। देयर इज नो अदर वे। Right. Okay, we have next question. How to get rid of knee pain and swollen leg at times? बार-बार पग सूजन होना, वो सब रेगुलरली होता रहता, तो सिंपल में कैसे उसको ट्रीट करें? देखिए, मैक्सिमम लोगों का स्टैंडिंग वर्क बढ़ गया है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ऑफिस में भी हम सिटिंग पोस्चर में ज्यादा रहते हैं,
तो इन बिटवीन आपको जब भी मिले तब लिम्ब एलिवेशन करना है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लिम्ब एलिवेशन करके एक्टिव टो मूवमेंट्स करें, पंजे हिलाएं, उससे आपका स्वेलिंग कम हो जाएगा। और एल्डरली पर्सन में यदि नी स्वेलिंग हो रहा है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ नी, इट्स मे बी बिकॉज ऑफ कार्डियक वीकनेस। तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से कंसल्ट करें। सो दे विल एडवाइज लेसिक्स और डाइटोर टैबलेट। उससे क्या है कि यूरिन पास होगा तो लिम्ब की स्वेलिंग कम हो जाती है। Okay, so it means somewhere it is related to each other. Yeah. Okay. So we have next question. Even having a good healthy lifestyle, I had heart related problem. What are the other best ways to overcome this? Heart problem, it's a very vague term. I should know what kind of problem you are having. Then I can definitely advise you what you can do. So Heart weak हो नहीं, it's weak again, it's a vague term. आप ऐसा कुछ भी है तो आप हमें रिपोर्ट्स भेज दे, तो डेफिनेटली हम उसमें हेल्प कर पाएंगे। आपके डिस्प्ले में शायद मेरा या डॉक्टर सिद्धार्थ का नंबर आ गए होंगे, तो आप कुछ भी हो फ्री ओपिनियन मिल जाएगी, चिंता नहीं करें। ओके, आई थिंक वी हैव वन मोर क्वेश्चन। कहते हैं कि मोटा है तो वो अनफिट है और दुबले है तो वो फिट है। जनरली इज दिस ट्रू? एंड अगर बहुत सारे लोगों से क्या होता है, जब वो दुबले है तो भी उनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है, तो व्हाट इज द एक्चुअल रीजन एंड हाउ इज इट रिलेटेड? ये एक अच्छी बात है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि लीन एंड थिन है वो फिट है। ऐसी बात बिल्कुल सही है, मोटापा डेंजरस है, लेकिन यदि हेरिडिटरी है और आप उसको ओवरकम कर पा रहे हैं और मेंटेन रख रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। और लीन एंड थिन है और कोलेस्ट्रॉल इज ए टोटली डिफरेंट इश्यू। और कोलेस्ट्रॉल में भी अब जो स्टैटिन का अब लिटरेचर पब्लिश हो रहे हैं, कोई ज्यादा है तो डरने की जरूरत नहीं है, आपका फिटनेस लेवल अच्छा होना चाहिए। हमारा मानना है फिटनेस अच्छा है तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल से डरने की जरूरत नहीं। Okay, so maybe regular exercise and yoga will help even the motapa to come down, and जो दुबले पतले हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है एक्सरसाइज। Yes. Yeah. One more question I have. Even after the operation, can you do like ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? सर्जरी हम इसीलिए करते हैं कि हम नॉर्मल वॉक कर सकें और सारी एक्टिविटीज कर सकें। So definitely you can do whatever you want, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल लाइफ स्टाइल आज जो मैंने तकनीक डेवलप की है लास्ट 20 इयर्स में, जो ये R2R तकनीक 6 इयर्स में जो रिजल्ट दिए हैं, मोर देन अराउंड 15,000 नी मैंने इसके कर दिए हैं। प्रमुख श्री जी का भी इसी में किया था, किशन लाल जी स्वामी का भी किया। तो उसका बेनिफिट ये है कि आप एकदम फील ही नहीं करेंगे कि मेरे को सर्जरी हुई है, पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज इट्स ए रिसर्फेसिंग। ओके, सो जो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे आई हैव रिट इट ऑल। सो कुछ लोगों को ऑडियंस तो वो अपने आप पूछेंगे तो ज्यादा अच्छे से पूछ पाएंगे। कुछ लोग लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो यदि किसी को रेज हैंड कर दे, डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यस, पार्टिसिपेंट्स यू कैन रेज हैंड, अदरवाइज आपको कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल, नी प्रॉब्लम और एनी अदर हेल्थ इश्यूज, आप डायरेक्टली डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। एक वेरिकोज वेन का क्वेश्चन आया है आपके चैट बॉक्स में। वेरिकोज वेन भी एक प्रॉब्लम है अपने वेस्टर्न लाइफस्टाइल का, बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग। किचन हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग एक मेजर कंट्रीब्यूटर है मारवाड़ी फीमेल्स के लिए, और ऑफिस में हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग होता है।
तो हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ जब भी आप खड़े रहें वेरिकोज स्टॉकिंग्स पहन के रखें, वो आपको फील करेगा। और जब भी घर पे आए लिम्ब एलिवेशन रखें। Okay. Okay. So मैम we मेरा have एक क्वेश्चन Anuradha. है, या मेरा क्वेश्चन है, सोने के टाइम पिलो रख के सोना है या विदाउट पिलो रखना है? पिलो की मैंने आपके प्रेजेंटेशन में दिखाया है कि पिलो की थिकनेस ये होनी चाहिए आपकी गर्दन के, ताकि मोटा पिलो भी काम का नहीं है, पतला एकदम पतला पिलो भी काम का नहीं। हर पर्सन की गर्दन का लेंथ अलग अलग होता है। आजकल तो 5 स्टार होटल्स में जाते हैं तो बड़े बड़े पिलो देते हैं, तो वो एक्चुअली सूटेबल नहीं है। आप नेक की लेंथ का पिलो होना चाहिए और वो आपके लिए कंफर्टेबल होता है कितने लेंथ का सर? आपकी गर्दन के हिसाब से। अच्छा गर्दन के लिए। ओके, थैंक यू। What do you think about naturopathy? We देखिए have next question. मैं Yeah. इतना बिलीव करता हूँ कि जो भी पैथी टेक्निकली पर्सन अच्छा हो, टैलेंटेड हो और उसमें क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो, तो कोई नुकसान नहीं है। बाकी मैं कमेंट नहीं कर सकता। Okay. एक्सटर्नल थेरेपीज कोई भी होती है, जैसे फिजियोथेरेपी है, उसमें कोई हार्म नहीं है। यदि आपको इंटरनल बॉडी में कोई कुछ करता है तो वी शुड थिंक बिफोर दैट। आउटसाइड में कोई थेरेपी में कोई नुकसान नहीं। Okay. Okay. Can we? Okay, तो हो गया. Due to knee pain, can one build cervical problem? नहीं both are separate things. Okay. So I think और किसी ने hand raise किया था. So sign show, you can unmute and. Yeah, that's Pinky here. या पिंकी मेरा हाँ, हेलो सर जी। Pinky. हेलो, मेरा एक्चुअली कार्टिलेज जिस स्टार्टिंग स्टेज पे थोड़ा ये हो गया है, बट आई एम अ योगा फ्रीक, रोज मेरा योगा चलता है, प्रॉपर वॉकिंग कर रही हूँ कितने सालों से मतलब, और डाइट का भी मतलब नॉर्मल डाइट है एकदम, जंग भी इतना नहीं है, फिर भी मेरा कार्टिलेज नी क्यों पेन आता है, मतलब व्हाट कुड बी द रीजन? देखिए मैम, एज आपकी? आई एम 41। 41 है। आप एक एक्सरे एमआरआई आप हमें सजेस्ट कर जो किया होगा तो आप हमें भेज सकते हैं, तो डेफिनेटली वी विल गाइड यू यदि कार्टिलेज डैमेज है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड थिंग, जो चीजें हमने प्रिवेंशन के लिए बोली है वो आप लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करें तो उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके सर, वही नीचे नहीं बैठना ना, लंबे समय तक नहीं बैठना। हाँ नहीं बैठ रही सर, मतलब पूरा, मतलब भाई जो जो आपने बोला आई एम फॉलोइंग एवरीथिंग, बट ओके, मतलब इतना सीवियर नहीं है, बट है थोड़ा, मतलब बिकॉज ऑफ दिस मेरा लोअर बैक प्लस नेक, उसका कोई कनेक्शन है सर्वाइकल का उसके साथ नहीं है कि द सर्वाइकल लीड्स टू दिस नी पेन? नो नो नो, ये प्रॉब्लम यदि आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो वी हैव टू चेक दैट विद द रिपोर्ट्स, तो आप हमें रिपोर्ट दीजिए तो डेफिनेटली वी विल गाइड यू इन बेटर वे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Doctor, one question over here, if you're able to hear. या प्लीज। तो मैं 26 साल का हूँ और मेरे में एक आदत है जहाँ पे आई कीप ट्राइंग टू हड्डियों को थोड़ा बेंड करता हूँ जहाँ से वो आवाज आती है, मीन्स लाइक कीप ब्रेकिंग माय नकल्स। वो जैसे कैरोप्रैक्टर्स करते हैं, राइट? दे पुल योर हेड अ लिटिल बिट, दे ट्विस्ट योर बॉडी अ लिटिल बिट, तो वो आवाज आती है, इट गिव्स यू सम रिलीफ। तो ये मैं खुद से कर रहा हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट्स मोर और लेस लाइक अ हैबिट दैट आई हैव। तो आई डू इट टू फ्री माई पेन मैन आई हैव इन माई बैक। जब मेरे उंगलियां रहती है तो उनको मैं बेंड करता हूँ तो उसमें से वो आवाज निकल आती है। गर्दन को भी करता हूँ, पैरों को भी कभी कभी करता हूँ। सो इज दैट अ गुड थिंग टू डू और इज इट अ बैड थिंग, या मींस व्हाट एग्जैक्टली इट इज? देखिए, जो भी बैड हैबिट्स है डिफिकल्ट टू लीव,
लेकिन आप उसको ट्राई करें, अवॉइड कीजिए। कुछ समय आपको अनइजीनेस लगेगा, फिर आप उसको भूल जाएंगे। तो नहीं, बेटर means- टू लीव ऑल, इट्स ए बैड हैबिट, एक्चुअली इट्स ए बैड हैबिट, नथिंग एल्स। तो ऐसा कोई नुकसान जैसा तो कुछ है नहीं ना? अगर नुकसान है, नुकसान है, 100% नुकसान है। बार बार आप उसको कभी भी इंजर्ड भी कर सकते हैं, और Okay. कई बार तो डेंजरस होती है सर्वाइकल इंजरी। तो ओके, जो ये बार्बर्स लोग करते हैं तो उसमें कई बार मेजर इंजरीज हो जाती है गर्दन की। गॉट इट, गॉट इट। हाँ, तो अवॉइड करना चाहिए, जहां तक है अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। वी हैव वन मोर क्वेश्चन। जैसे कि अभी पाँव दर्द कर रहा है या नी पेन कर रहा है, ऑयल मसाज और गर्म पानी का सेक, विल दैट हेल्प? क्योंकि वो थोड़े टाइम तक हेल्प करता है, बट लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं क्या इस सब चीजें? देखिए, एक बात निश्चित है, हम लोग ऑल फॉर्मूलाज लगा के उसके बाद ही हमारे पास में आते हैं। डॉक्टर के पास में यूजुअली लेट स्टेज में ही पहुंचते हैं। ऐसा आइडियली नहीं करना चाहिए। आपको जब भी प्रॉब्लम है उसको इमीडिएट कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो समटाइम्स आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट अवॉइड हो जाता है, लेकिन जहां तक गर्म पानी या ऑयल की बात है, कोई नुकसान नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं, एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको मसल्स को टोन अप करेगी। यदि नी आर्थराइटिस है उसमें कोई हेल्प नहीं करेगी। ओके, ये एक तरह के साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है फिजियो से, बाकी से, कि हाँ मेरे को कुछ रिलीफ लगता है। एक्चुअली मसल्स टोन अप होती है तो थोड़ा रिलीफ मिलता है। इट डजंट मीन कि आपका एक्चुअल डिजीज है, वो अंडरलाइन डिजीज है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो ठीक नहीं हो रहा। वो तो एज इट इज ही है, क्योंकि वो तो बोन डैमेज हो गया, वो कार्टिलेज डैमेज हुआ, वो तो ठीक होगा नहीं। So it's better to get consulted. Yeah, ideally they should consult in beginning. तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी कुछ दे सकते हैं उनको। Okay. Okay, we have one more question from Dr. Nisha ji. I'll unmute. आप unmute करके बात करो। Hello, Dr. Saab. I'm a dentist by profession, and I'm into this profession for over more than 25 years now. So I have a lot of upper back issues, like my trapezius, and I went for a physiotherapy, and they said that the muscles have become totally, like they have wasted and they've become weak. So what do you suggest? Strength training would help me, and can I get back to normal if I correct my posture with the loops and all those things? Yeah, ma'am. Nowadays, major problem with professionals is bad posture. और आपका तो डेंटिस्ट है, तो आपके लिए तो मेजर आपका सर्वाइकल और अपर बैक पे ज्यादा एग्जर्शन आता है, क्योंकि आपको काफी बेंड होके वर्क करना होता है। तो what you can do in between, you can go for the extension exercises. Okay. बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज इन बिटवीन, एक प्रोसीजर किया, फिर आप अपने आप को बैक स्ट्रेच कीजिए। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि मसल वेस्टिंग हो जाती है, आपका मसल्स में उतना पावर नहीं रहा होगा और आप उससे ज्यादा ओवर एक्सर्ट कर रही है, तो आपका प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। तो बेटर यू टेक रेस्ट इन बिटवीन वन टू नेक्स्ट प्रोसीजर। तो हर प्रोसीजर के बीच में आप जस्ट 1 minute you go for the exercises, then come back. Always better. Sure. Okay. Thank you. So is it possible for me to, get back the normal muscular architecture? Like, yeah, you should do regular exercises, yoga, pranayam, and Preksha Dhyan, or some stretching exercises like Surya Namaskar. Yeah, that also I'm doing regularly now. You go for the upper body exercises as well, for mainly back extension. Yes. Okay. Fine. Thank you, Dr. Saab. Thank you so much. Thank you. Excuse me. Yes. Hello, Dr. Saab. हाँ, बोलिए। मैं रमेश कुमार from Chennai. A doctor said advised not to go for a knee surgery. So how long I can
take the painkiller tablets. He has advised me to take this Cilocoxib. Sir, 200. excuse me. First of all, you tell me your problem, not what doctor advised to you. So I have both the knees are paining severely. So first of Difficulty all, to talk. okay, got it. So you can send me, Dr. Siddharth, your walking video and X-rays first. Then definitely I will guide you. What we can help you out? How can we help you out? Okay, Doctor. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So from the audience, do you have any more questions? I think निशा मेहता को अनम्यूट कर दीजिए. Okay. उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया. I think. Okay. हाँ. So मेरा एक क्वेश्चन था, अगेन पिंकी हियर. हाँ बोलिए. So ये जो मैंने कार्टिलेज का जो बोला, अगर स्विमिंग करे तो ठीक हो जाएगा क्या? और शुड आई नॉट डू डेफिनेटली तो सबसे बेस्ट है. स्विमिंग तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है. तो उससे बेसिकली ठीक होने लगेगा मतलब. यस स्विमिंग कर सकते हैं, बेस्ट है. थैंक यू सो मच सर. Okay. डॉक्टर साहब, So any more questions we can take up on? Yes. वैसा ये क्वेश्चन है कि ये तो डॉक्टर साहब ने सारा मेडिकल का सॉल्यूशन बताया कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. आई थिंक वो काफी समझ में आ गया. बट अभी वो स्टेज पे पहुंचे नहीं. ऐसा हम लोग अपने खाने में क्या परिवर्तन करें कि वो नी जो है वो मजबूत बनी रहे. वॉकिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं. मैं घर में बैठ के काम करता हूँ तो 1-2 घंटे में चेयर से खड़ा होकर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वापस करता हूँ. बट अभी जो जब सुनता हूँ और वीडियो देखा 2-3 पेशेंट के जो पैर पूरे ही टेढ़े हो जाते हैं, तो वो मैं इमेजिन नहीं कर सकता. मुझे ऐसा नहीं चाहिए जब मैं 60 साल का हूँ. तो उसको अवॉइड करने के क्या तरीका है? कुछ बादाम खाना है, तेल पीना है, घी खाना है, क्या करना है? Prevention is better than cure. मैं फिर भी 1-2 मिनट में आपको सब चीज समराइज कर देता हूँ वापस. प्रेजेंटेशन आप एक बार वापस जरूर देखें. तो क्या होता है कि एक बार प्रेजेंटेशन हमने बनाया था, हमें भी याद नहीं रहता, तो आपको तो कहाँ से याद होगा. हम 20 बार सेम प्रेजेंटेशन बोल चुके होते हैं, फिर भी स्लाइड मिस कर जाते हैं कि अरे यार ये स्लाइड भी ठीक है इसमें. तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में ट्राई किया है कि जो प्रॉब्लम हम रिमोट ब्रेन में क्वेश्चंस आता है उसको भी आंसर करने का. हर स्लाइड के पीछे क्वेश्चन है, उसके बगैर स्लाइड नहीं बनी है मेरी. अनफॉर्चुनेटली मेरा आज गला खराब था, तो डॉक्टर सिद्धार्थ ने भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है. और ये मैंने अभी जीतो के लिए बनाया था एक्चुअली. तो हमें पहली चीज यंग मतलब 35 से पहले की बात करता हूँ. यदि 35 से पहले हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ा दें, मेनली फीमेल्स के लिए. मेरे क्या है कि 70% पेशेंट है वो फीमेल्स रहती है. तो फीमेल्स में क्या होता है, प्री मेनोपॉजल वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, वो आती है 40-45 में. लेकिन उस तक उसके पास में बैंक बैलेंस हमारा होता है कैल्शियम. हम बैंक अकाउंट नहीं देखते. बैंक बैलेंस मीन्स आपका कैल्शियम की मात्रा ही नहीं है, तो आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. और फिर पैर बोइंग शुरू होती है. तब अंडरस्टैंड करते हैं, तब तक क्या होता है कि बहुत कुछ लेट हो चुका होता है. और आप मॉर्निंग में चले जाइए गार्डन में, सारे एल्डरली पर्सन मिलेंगे, यंग पर्सन कोई नहीं मिलेगा. तो हमें अपने प्रोफेशनल को, यंगस्टर्स को मोटिवेट करना है कि मॉर्निंग एक्टिविटी लेवल बढ़ाए. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है. आप कुछ भी खाएं, बादाम खाएं, घी खाएं, कुछ भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है. यदि आपकी एक्टिविटी नहीं है तो यू आर इन ट्रबल. तो एक्टिविटी वर्क फ्रॉम होम है तो कोई दिक्कत नहीं है. आप देखेंगे कि मॉर्निंग से इवनिंग तक मेरे 4-5 घंटे फोन पे रहते हैं. मैं कभी बैठ के बात नहीं करता, कंटिन्यूस फोन पे चालू रहता हूँ. वॉकिंग चालू रहती है. तो उससे क्या है कि आपके कम से कम इतनी कैलोरी तो आपने बर्न कर दी.
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए वो है कि आप कितनी कैलोरी बर्न करते हैं। और आज की डेट में काफी इंडोर एक्टिविटीज भी है जिससे आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है, आप 10 सूर्य नमस्कार तो रोज कीजिए। 15 मिनट, 10 से 15 मिनट मेडिटेशन बहुत बड़ा हेल्प करता है आपको रिलैक्स करने में। आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें सबसे जरूरी चीज है मेडिटेशन। आचार्य महाप्रज्ञ जी बहुत बढ़िया चीज देखे गए वर्ल्ड को, लेकिन हम तेरापंथी होते हुए भी हम ही एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सभी लोग प्रेक्षय ध्यान मेडिटेशन को यदि 10 मिनट करें तो बहुत बड़ा यूजफुल टूल है। जो अपने प्रोफेशनल्स के लिए तो आपका एफिशिएंसी मैं कहता हूँ डबल से ट्रिपल हो जाएगा। आप करके देखें, रेगुलर 10 to 15 मिनट्स, नॉट मच टाइम इज रिक्वायर्ड। 10 से 15 मिनट आप मेडिटेट करें अपने आप। तो काफी प्रॉब्लम अभी जो हो रही है कोविड टाइम में वो मेंटली ज्यादा हो रही है। आदमी परेशान हो गया है बिकॉज मैंने लास्ट 2 इयर्स में टेलीविजन नहीं देखा। उसका कारण है टीवी के आगे बैठते ही तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमें अननेसेसरी कॉल लेनी नहीं है। अपने को मेंटल ट्रॉमा ज्यादा हो रहा है सराउंडिंग्स, न्यूज से। तो ये मेरी सेकंड थर्ड स्लाइड वही थी। एंजाइटी अननेसेसरी क्रिएट की जा रही है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। सबसे अच्छी चीज है इम्यूनिटी बूस्टर लें। जो भी आपको मतलब आयुर्वेदा क्या कहता है, च्यवनप्राश ले या कुछ भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम एक्टिविटी लेवल चालू रखो। साथ में वॉक करें, सबसे बढ़िया है। स्विमिंग यदि अवेलेबल है तो स्विमिंग करें, सबसे बेस्ट है। जो चीजें कर सकते हैं करें। और अच्छे स्पोर्ट्स शूज पहने, सबसे जरूरी चीज है अच्छे स्पोर्ट्स शूज पहने। मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ में शूज लेके आए, हमेशा ध्यान रखिए। जूते बहुत ही अच्छे लेके आए ताकि आप लंबे समय तक खड़े भी रहते हैं, वॉक करते हैं, तो उसमें बहुत काम आता है। हम लोग क्या है कि वहां पे देख लेते हैं क्या थर्ड सेल लगी हुई है, अब ले आए 20,000 के जूते में 4,000 में ले आए, वो बेकार है आपके लिए, वो कुछ काम के नहीं है। वो आप लेके आए और सिर्फ देखने के लिए शूज अच्छे हैं, लेकिन आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, वो नी और हिप डैमेज ही करेगा। तो एक प्लास्टिक और एक रबर की एज होती है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के लाए। थैंक यू। ये बहुत अच्छा बताया आपने, शूज कैसे लेना, क्योंकि हम लोग शूज खाली प्राइस और डिजाइन देख के लाते हैं। शूज को तो आप कम से कम 15-20 मिनट वहीं पहन के घूमे, उसी शॉप में कम से कम 15-20 मिनट घूमे और आपको रियली कंफर्टेबल लगते हैं तभी ले। डिजाइन नहीं देखें, उसका कंफर्ट लेवल देखिए। Thank you, sir, for the wonderful conclusion, or maybe Anything else? yeah, I think we don't have more questions. I have a question. Who was that? Nisha Mehta. I think she has already asked. Okay. I think we are done with our questions. Still, I will give another 2 minutes if anybody has any questions. However, डॉक्टर साहब ने तो वैसे भी कंप्लीट छोटे से इसमें पूरा समझा दिया है, बट स्टिल इफ एनीवन स्टिल फील कुछ क्वेश्चंस है उनके मन में, कुछ डाउट है, तो दे कैन स्टिल आस्क। वी हैव 2 more minutes. कोई लैंग्वेज में पूछे, मारवाड़ी, इंग्लिश, हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है अपने लिए। कंफर्टेबल आपको लगता है आप पूछ सकते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन अगेन, पिंकी हियर। यस पिंकी जी। है ना, my son is a swimmer basically. तो अगर उसको बाय चांस कभी भी जिमिंग करता हो या स्विमिंग करता हो, अगर कभी भी थोड़ा सा भी नी पेन आ जाए, वो किसी प्रॉब्लम की वजह से है, किसी डेफिशिएंसी की वजह से है, या कुछ उसने बराबर नहीं उसकी वजह से है, कि क्या प्रॉब्लम है? मतलब जस्ट लाइट। एज कितनी है उसकी? 15। देखिए थोड़ा बहुत स्प्रेन आना तो नॉट ए बिग थिंग। मतलब स्विमिंग में भी आ सकता है, जिम करते हुए भी आ सकता है, लेकिन उसके पीछे हमें लॉजिक ढूंढना पड़ता है कि व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
ओके सर, राइट। तो ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं होती यूजुअली। अच्छा, ठीक है। We have one more quick question from Priyanka. So we want long distance running. Long distance running करने से जो रेगुलर रनर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। आई टोल्ड यू इन बिगिनिंग, इफ समवन इज रनिंग फ्रॉम चाइल्डहुड देयर इज नो इश्यू। आप मिडिल एज के बाद में कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी ज्यादा नहीं करें। Okay. जैसे आप सिंगल्स I बैडमिंटन think खेलते हैं basically एकदम, जितना हमारा बॉडी अलो नहीं, इसमें क्या होता है कि यदि आप सिंगल्स बैडमिंटन खेल रहे हैं बरसों से, तो आप 50 प्लस हैं या 55 प्लस हैं, तो आप डबल्स खेलिए। लॉन टेनिस खेलते हैं जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह कोई भी, तो उनको बोलिए कि अभी आप डबल्स लॉन टेनिस खेलें, क्योंकि ओवर एक्सर्ट करना प्रॉब्लम को इनवाइट करना है। Right. Okay. So I think we have done with our questions. Hopefully, everyone has got their answers. And now I would like to go to our next session of vote of thanks. So as it was a really wonderful session, I think many have got their answers. So many questions, so many doubts, so many dilemma. So I think सबको अभी something clear है कि क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना चाहिए। कहते हैं ना, eat right, sleep right, and meditate and other yogic and stretching exercise के बारे में आपने बोला. So thank you so much, Dr. Siddharth ji, as well as Dheeraj sir. So it was really a very good session, and all the slides, when we were seeing those slides, we can relate to ourselves how we are also doing the same thing, and अपना future भी दिख रहा है कि अगर ऐसे ही continue हुआ तो somewhere we will land up in some trouble. So that was really helpful. All the slides were really helpful. And to conclude this session, I would say eating habits, sleeping habits, right posture, working style, इन सब के ऊपर हम अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो maybe we can make our life better. And of course, swimming, walking, cycling are the best exercise for arthritis. जिसको भी arthritis है, I think they can start with a small step, minimal steps, and then not ज़्यादा time तक नहीं, थोड़े time तक तो कर ही सकते हैं. And we also learned about R2R technique, treatment and benefits. Hopefully many have got their answers कि नी का ऑपरेशन करवा सकते हैं, क्या benefits है, क्या treatment है. So all that, it was very helpful, very useful. And I really thank all the participants here who have joined and had attended this session and made this a wonderful event. And many thanks to Dheeraj sir ji, even after having the health issues, you joined and addressed this session. Thank you, Siddharth ji, for wonderful session, taking us through all the benefits of do's and don'ts and all that. And thank you, Lakshmipad sir ji, for giving opportunity to convey this session. And thank you all the participants. Thank you, everyone. I will add you one thing. If someone get any advice, if they want to get the advice, 6 months it will be remain free consulting on video consultation. तो आप डॉक्टर सिद्धार्थ से कंसल्ट करेंगे तो मैं डेफिनेटली अपॉइंटमेंट पे के साथ अवेलेबल रहता हूँ इवनिंग में. तो किसी को भी वीडियो कंसल्टिंग है तो आप एक्सरे और इन्वेस्टिगेशन पहले सिद्धार्थ को भेज दें तो मैं उनको गाइड कर दूंगा डेफिनेटली. नंबर सर्कुलेट कर दे वर्षा जी उस ग्रुप में. आप टीपीएफ बेंगलोर का बोल दें तो हमें आइडिया रहेगा कि इस सेशन से इन लोगों ने कंसल्ट किया. तो आप नंबर कर दें. हमारे क्लिनिक का जो ऑफिस का नंबर है डॉक्टर सिद्धार्थ आप शेयर कर दें या आपके पास नंबर आ गए होंगे. आई होप. Yeah, I think I have received the number. I will circulate in our groups so that everyone will get benefit out of it. Yeah. You can write down the free consulting. There is no issue, but with the appointment. Sure. I will do that, sir. That is so kind of you, Dr. Dheeraj. Thank you, Lakshmi.
Thank you. That's so kind of you. It's my pleasure. It's my pleasure. We are really lucky to, attend your session. And सबसे अच्छा जो लगा क्वेश्चन के आंसर स्ट्रेट, नो घुमाना फिराना. जो टोमोरोटिक आंसर सीधा होता है, ये करो मत करो. That- It is more